हाँ जी, नमस्कार। और आपको तो पता है ना, 8 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? इस बार नहीं, हर बार हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जब हम बात करते हैं आधी आबादी की सशक्त हैं, उन्हें जुड़ने की नहीं, उन्हें बैकअप की जरूरत है। वो तो आगे बढ़ ही रही हैं, उन्हें जरूरत है सिर्फ आपके विश्वास और आपके सपोर्ट की। और जब बात हम विश्वास और सपोर्ट की करते हैं ना, तो वो हमें हमारी फैमिली से ज्यादा और कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। तो भाई जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे रिश्तों की पिक्चर जो होती है ना, वो हमारे सामने आती है। बात चाहे हम माँ की करें या फिर बहन की, बीवी की करें या फिर बेटी की करें, बात हम मौसी की करें या फिर बुआ की करें, रिश्ते तो बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। पर क्या वाकई हम उन रिश्तों को उतनी अहमियत देते हैं? सोच के देखिएगा। सिर्फ आज जरूरत है सोच बदलने की। और भाई अगर परिवर्तन की बात हो रही है, तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार करना भी समझ लिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आज हम औरतें ना सिर्फ डॉक्टर हैं, ना सिर्फ आईपीएस ऑफिसर हैं, बल्कि आज हम एस्ट्रोनॉट के तौर पे स्पेस में भी अपने पदचिन्ह छोड़ चुकी हैं। तो आज हमें जरूरत है सिर्फ पंख की, उड़ान तो हम भर ही लेंगी। इसी चीज को ध्यान में रख करके इंटरनेशनल वुमेन्स वीक सेलिब्रेट कर रहा है आपका अपना रेडियो केजीएमयू गूंज, आपके साथ पूरे 1 हफ्ते तक। जी हाँ, 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ ऐसी खास महिलाओं से जिन्होंने अपने घर परिवार के साथ साथ अपनी पहचान आज समाज में बनाई है। इसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज के साथ। हमारा यानी रेडियो केजीएमयू गूंज का ऐसा मानना है कि महिलाएं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती, क्योंकि वो ऑफिस, घर, फैमिली, बच्चे, अपनी सराउंडिंग्स, हर चीज को इंक्लूडेड हमारे घर में जो हाउस हेल्प और हमारे सब्जी वाले भैया, दूध वाले भैया, सबके साथ ना एक फैमिली का रिश्ता बना के रखते हैं। तो हुए ना वो सेलिब्रिटी। तो ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज को हम लेकर के आएंगे आपके बीच, हम सब के बीच, जो बात करेंगे हमसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर, और आज वो कैसे हमारे साथ जुड़े, उनकी लाइफ में जो उन्होंने अचीव किया उसके पीछे की स्टोरीज। तो भाई आज जो हमारा पहला एपिसोड है ना, इसमें कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो मैं वो आपको बता दूं। आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट शिवा गुप्ता जी। तो शिवा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, थैंक यू। उनके साथ साथ उनकी बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड का मेंटोर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो हैं श्वेता मिश्रा जी। तो भाई श्वेता जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। महिलाओं द्वारा महिलाओं से की गई बातचीत की ये जो श्रृंखला है ना, ये 1 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च तक चलती रहेगी। तो अब श्वेता जी शुरू आपसे करेंगे। तो आप में से एक आर्किटेक्ट हैं और दूसरी लैंग्वेज ट्रेनर हैं, उसके अलावा आप स्क्रैप मैनेजमेंट पे भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जो मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि लैंग्वेज ट्रेनर और स्क्रैप मैनेजमेंट, ये 2 एकदम डिफरेंट फील्ड्स हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, है ना? तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, ये जानना चाहूँगी। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने ठीक कहा, लैंग्वेज एंड आर्ट फॉर्म या आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। लैंग्वेज मेरा पैशन था कि मुझे अच्छा लगता था कि एक लैंग्वेज स्किल खुद में होनी चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर सोसाइटी के हर बंदे में होनी चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज वो मीडियम होता है जिससे आप अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ सीखा है लैंग्वेज में, तो मैं उसे इम्पार्ट करूं, ना केवल स्टूडेंट्स में बल्कि जो उनको टीच करने वाले टीचर्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हर किसी के पास ये कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज की स्किल होनी चाहिए। एंड एज फार एज क्राफ्ट इज़ कंसर्न, ये मेरा बचपन से एक शौक़ था। मैंने हमेशा, हम लोगों के टाइम पे SUPW एक पीरियड हुआ करता था आर्ट एंड क्राफ्ट का, सो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। हफ्ते में 1 ही बार होता था, बट आई यूज़ टू क्रिएट मैनी थिंग्स।
सब वेस्ट में से यूज़ कर करके मैं अलग अलग चीज़ें बनाती थी, वो मेरा चलता रहा विद एज एंड एज के साथ ग्रो करता रहा। तो आफ्टर सम टाइम जब मैं थोड़ा करियर में सेटल हो गई, मेरा ये ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर मेरा काम ठीक ठाक चलने लगा, तो वो मुझे लगा कि अब इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू एडवांटेजेस। फर्स्ट ये है कि मैंने स्क्रैप्स इसलिए चुना कि नाउअडेज एनवायरनमेंट में जो कचरा का ढेर लग रहा है, मुझे शुरू से लगता था इसका कुछ बैलेंस होना चाहिए। सो मैंने उसमें से वेस्ट पेपर उठाया एंड लेफ़्ट ओवर फैब्रिक जो बुटीक और टेलरिंग शॉप में रहती है वो उठाई, एंड उसमें से कुछ क्रिएट किए, जैसे पेपर ज्वेलरीज आउट ऑफ वेस्ट पेपर, एंड लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से अलग अलग डिज़ाइंस के बैग्स, कैरी बैग्स एंड पाउचेस, ये सब क्रिएट किया। एंड देन आई थॉट कि सिर्फ इतने पे नहीं रहना है, थोड़ा इसको सोशल अप्रोच देना है। तो मैंने गांव की महिलाएं, बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको कुछ घर बैठे एम्प्लॉयमेंट मिले, तो मैंने इस तरह के सेगमेंट को अप्रोच किया, उनको ये काम सिखाया, ज्वेलरी बनाने का, बैग बनाने का, रॉ मटेरियल दिया, एंड जब इसकी सेल हुई तो मैं उसकी सेल का प्रोड्यूस जो भी होता था उनको मैं देती थी। तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड इसी तरह मेरा ये शौक एक और एवेन्यू खोल दिया उसने मेरे लिए कि लेट मी सी कि यहाँ कैसे काम कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ इट केम अप। हाँ जी श्वेता जी, तो आपने बताया ना कि कैसे आपका इंटरेस्ट लैंग्वेज ट्रेनर से फिर हाँ, तो श्वेता जी आपने बताया ना कि कैसे आप एक लैंग्वेज ट्रेनर से एक स्क्रैप, तो श्वेता जी आपने बताया ना भी कि कैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर से आप स्क्रैप मैनेजमेंट की तरफ आपने रुक किया। आपका इंटरेस्ट बचपन से रहा SUPW, जो कि हम सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसको एक प्रोफेशन के तौर पे कभी मुझे लगता है मैंने नहीं देखा, लेकिन उससे भी हम अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया ना कि एक हमारे घर में जो कचरे का मैनेजमेंट हो जाता है, उसको हम रीयूज़, रिसाइकिल, जो आज हम पढ़ रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी हम कर सकते हैं। साथ में एक कॉज जो आपने बताया ना कि आप एक सोशल वर्कर के तौर पर भी कर रहे हैं कि गांव की महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही इंस्पायरिंग भी है आपकी पर्सनैलिटी। अब मैं चलूँगी शिवा जी की तरफ और आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक आर्किटेक्ट हो, उसके साथ साथ आप जो है इंटीरियर पे आप काम कर रहे हो, तो आपका तो प्रोफेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपने जो आपसे मैं बात कर रही थी अभी, तो आपका एक पेज है जिस पर आप इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ें आप हैंडमेड जो है आप डिज़ाइन करते हो और उनको प्रिपेयर करके आप सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने पेज के थ्रू, सजावट डेकोर जिसका नाम है होम डेकोर, तो उसके थ्रू आप उसको सेल करते हो। इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। प्रोफेशनली मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरे हस्बैंड, हम दोनों काफ़ी टाइम से आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स करते थे, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन जब थोड़ा सेटल माइंड था कि बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं था कि गो थ्रू चल रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि जब भी मैं इंटीरियर करती थी, स्पेशली फॉर किड्स रूम, तो हर बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट होती थी। दे वांट कि मेरा ये कैरेक्टर है, मुझे इससे रिलेटेड चीज़ वहाँ पर चाहिए, और हमें इंटरनेट पे वो दिखती थी बट वो मार्केट में इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ थिंग मुझे लगा कि बीइंग एन आर्किटेक्ट मुझे पता है कि वो चीज़ बन कैसे सकती है, बट वो मार्केट प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी टीम कुछ ऐसे प्रिपेयर करूं कि मैं उन चीज़ों को बना सकूं जो बच्चों को खुशी दे, उनके रूम में लगे। स्पेसिफिकली स्टार्ट वहीं से हुआ था ये कि किड्स रूम की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होती थी और काफ़ी डिफरेंट होती थी, हर किसी को कुछ अलग कैरेक्टर का क्रेज़ है। तो वहाँ से मैंने क्योंकि मैं आर्किटेक्चर कॉलेजेस में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो 1 और 2 ऑफ माई स्टूडेंट की भी आई नो कि उनका काम बहुत अच्छा है इन आर्ट वर्क, तो मैंने उनके साथ मिल के अपना सजावट का नाम रीथिंक करके इसको स्टार्ट किया। और इससे मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट को भी शायद एक अदर वे प्लेटफॉर्म दे पाऊँगी अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर करने के बाद आर्किटेक्ट सब बनेंगे, डिज़ाइनिंग सब करेंगे, बट कुछ एड ऑन उनमें मैं कोई कैरेक्टर क्रिएट कर पाऊँ जो ऑलरेडी उनमें है टेक्निक्स।
तो जब मैंने इसको शुरू किया तो किड्स से रिलेटेड मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में चीज़ें यूज़ की। फिर मैंने देखा मुझे और आर्किटेक्ट्स ने अप्रोच किया, इवन फ्रॉम बैंगलोर वन ऑफ द फीमेल आर्किटेक्ट शी अप्रोच मी फॉर मंदिर वर्क कि उनका एक प्रोजेक्ट में बहुत सुंदर सा मंदिर बन रहा है, तो दे वांट पिचवाई आर्ट फॉर दैट मंदिर। बहुत स्पेसिफिक कस्टमाइज वर्क था कि उनको सटल कलर यूज़ करना है या उनके डेकोर में क्या कलर आएगा, उस अकॉर्डिंगली मैंने उस चीज़ को डिज़ाइन किया और अपने स्टूडेंट के साथ मिलके उसको कंटिन्यू किया। लेटर ऑन वी क्रिएट अ काइंड ऑफ ह्यूमन प्लांटर्स। तो मैंने देखा कि मार्केट में प्लांटर्स बहुत अवेलेबल हैं और किड्स रूम के अलावा मैंने नोटिस किया अपने क्लाइंट और अपने सराउंडिंग में कि लोग प्लांटर्स को या रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके बड़े लॉन्स हैं, दे वांट कुछ यूनिक प्लांटर मिले जो जनरली अवेलेबल है उसके अलावा। तो थॉट दिमाग में था, सडनली आई रिमेंबर बारिश का टाइम था, एक फेसबुक के थ्रू एक मैम का मेरे पास कॉल आया, उनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं और वहाँ पे वो ऐसा प्लांटर यूज़ करते थे एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं कभी कुछ ऐसा बनाऊँगी, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी फिर सामने से मिला। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, काफ़ी हिट एंड ट्रायल हुआ, लॉस भी हुआ और कई बार होता है ना कि मटेरियल नया आया तो कौन सा कलर हमें अप्लाई करना है। तो क्योंकि मेरे पास टीम थी, मेरे पेंटर ने मुझे बहुत हेल्प किया कि इस पर्टिकुलर मटेरियल पे आप ये पेंट अप्लाई करिए और कैसे आप उसको रेसिस्ट करा सकते हैं अगर वो सन के कांटेक्ट में है, पानी के कांटेक्ट में है। तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 7-8 प्लांटर्स को ऑर्डर दिया था एंड दैट वाज ह्यूज। और उसमें मेरे स्टूडेंट्स ने ही उस टाइम मुझे हेल्प किया था कि मैंने डिज़ाइन बताया और हम लोगों ने मिल के उनको पेंट करते थे। और जब वो सक्सेस हुआ, जब उसका फ़ोटोशूट करके मैंने उसको अपने पेज पे पोस्ट किया तो वी गॉट सो मैनी ऑर्डर्स और मैंने ये समझा कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो 1-to-1 मैं काफ़ी उसमें वैराइटी, और वो बहुत पर्सनलाइज होता था कि लाइक अगर आपके घर में 3 फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो रिप्रेजेंट करवाते थे उनको कि ये दादी हैं, ये दादू हैं, ये उनका बेटा है। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्स थे उन सबके पीछे एक अच्छी स्टोरी कनेक्ट होती जा रही थी और मुझे इस काम को करने में बड़ा अच्छा लगने लगा कि मैं जो बना रही हूँ उससे किसी को खुशी मिल रही है और हर एक प्रोडक्ट की एक स्टोरी लाइन मिल जाती थी। लेटर ऑन जब मैंने देखा कि हाँ स्टूडेंट तो आज हैं, कल एग्ज़ाम है, तो उनको मूव ऑन करना है, तो मैंने उसी दौरान मेरी श्वेता दी से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे इस बारे में बात की कि अगर मुझे कहीं लोकल आर्टिशंस मिल सकते हों, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी चाहती हूँ कि अगर हम कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं भी जानते हैं बट फॉर अ सोशल कॉज हम उनको सिखा सकते हैं अगर, तो वी कैन गो फॉर इट। तो एक एग्जीबिशन में हम लोग मिले थे वहाँ पर, तो हमने जब डिस्कस किया, क्योंकि श्वेता दी ऑलरेडी स्क्रैप पे काम कर रही थी और उनके पास कुछ बच्चे थे जो किसी पास के विलेज से बिलोंग करते थे और वो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही थी अपने आर्ट फॉर्म को सिखा के। तो आई थॉट मुझे भी कोई ऐसा अगर मिल जाएगा तो मेरे लिए भी अच्छा है और एक सोशल कॉज भी उसमें कनेक्ट होगा। तो उन्होंने मुझे 1-2 आर्टिस्ट दिए जो मेरे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, वो काम करते हैं। शुरू में मुश्किल था, उनको बहुत फाइन आर्ट नहीं आता था, बट प्रॉपर गाइडेंस देके उनको इनकरेज करके नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इस अकॉर्डिंगली मैं एट प्रेजेंट जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो 1-to-1 कस्टमाइज बेसिस पे बनाती हूँ। तो कभी कुछ आर्किटेक्ट्स अप्रोच करते हैं, कई बार मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में नीड होता है और कभी जो मुझे सोशल मीडिया से मार्केटिंग मिल रही होती है वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। तो सजावट के पीछे की स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी है, क्या बात है। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी अच्छे कॉज के लिए निकलते हो, देखिए ज़िंदगी तो हर इंसान जी रहा है, जानवर जी रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे हैं, सभी जी रहे हैं, लेकिन अगर हमें ह्यूमंस की लाइफ मिली है, अगर हम ह्यूमन हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट हम सभी को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में जो आपका मोटिव है ना, वो एटलीस्ट एक ग्रैटिट्यूड का जेस्चर ज़रूर होना चाहिए कि जो हमें मिला है ऐसा ही कुछ अच्छा पॉजिटिव हमें अपने सराउंडिंग्स में भी अपनी कम्युनिटी को देना चाहिए। और जब आप ये थॉट रख के काम करते हैं ना, इस थॉट के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ बहुत बढ़िया अचीव करते हैं। तो भाई आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को और श्वेता जी आपसे जानना चाहूँगी कि स्क्रैप मैनेजमेंट, आपने बताया कि हम पुराने जो हमारे पास वेस्ट बचा होता है उसको रिसाइकिल करते हैं, लेकिन एक्चुअली स्क्रैप मैनेजमेंट होता क्या है? अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन रखूं तो इट इज़ लाइक कि जो हमारे पास वेस्ट है, अगर मैं पेपर की बात करूं तो जैसे न्यूज़पेपर हुआ या किसी का गिफ्ट रैप हुआ या फिर A4 साइज़ के जो पेजेस वेस्ट हो जाते हैं, पुराने लेटर पैड्स हुए,
न्यूज़पेपर के साथ के पैम्फलेट्स हुए, ये सब मेरा रॉ मटेरियल है पेपर ज्वेलरी या पेपर वर्क की कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बनाने का। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये सारा इकट्ठा करके कबाड़ी को दे देते हैं, देन वी डोंट नो कि वो कहाँ जाता है, कैसे रिसाइकल होता है, वॉट एवर। ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली किसी पर्पज़ में ही जाता होगा, बट देन आई थॉट कि क्यों ना इसमें और वैल्यू ऐड की जाए। सो इसी वेस्ट पेपर को, जिसका प्रैक्टिकली हमारे आसपास डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, उस पेपर को स्पेसिफिक स्टाइल से कटिंग करके, रोल करके, फिर उसके अलग अलग शेप्स बना करके, एक्सेसरीज़ वगैरह, कुछ कुंडे और हुक वगैरह लगा के, डेकोरेटिव स्टोन्स लगा के, फिर देन उनमें वाटर प्रूफ एंड कलरिंग की 4 लेयर्स हम करते हैं हर एक ईयरिंग के पीस पे। सो थोड़ा लेबोरियस वर्क है, प्रैक्टिस से सफाई आती है। सो यही मैं उन लड़कियों को और उन लेडीज़ को सिखाती हूँ कि कैसे इस लेफ़्ट ओवर पेपर को हम कटिंग करके उसको किस स्टाइल में हमें रोल करना है। उसके लिए कुछ बेसिक टूल्स हैं, वो मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। कुछ कटिंग मशीन्स हैं, वो प्रोवाइड करती हूँ। तो फिर उनको जब वो सीख जाते हैं एंड प्रैक्टिकली करते करते मैं खुद नहीं यकीन कर पाती थी, वो इतने खूबसूरत आर्ट वर्क ही मैं कहूँगी, इट्स नॉट जस्ट अ ज्वेलरी, वो इतने खूबसूरत झुमके एंड डैंगलर्स बनाते हैं कि देख के लगता है वाओ, अपने आप निकल जाता है मुँह से। सो ये सब चीज़ें मैंने अपने भी इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड की हुई हैं। नॉर्मली मेरा जितना भी ये प्रोडक्ट होता है, आई हैव गुड कनेक्शन विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो उनके एनुअल फेस्ट में हमें स्टॉल्स मिलते हैं, जहाँ मैंने जितनी बार भी ये स्टॉल पुटअप किए हैं, इट वॉज ऑल सोल्ड आउट बिफोर द एंड ऑफ द डे। तो इससे मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है। इस तरह का ये स्क्रैप जो हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। सो दैट्स हाउ स्क्रैप मैनेजमेंट आई रिलेट टू पेपर। देन इट कम्स टू जो कतरन होती है, अगर हम रॉ लैंग्वेज में बोलें तो टेलर के पास हर कोई स्टिचिंग के लिए देता है अपने क्लॉथ पीसेस, फैब्रिक पीसेस। तो ड्रेस बनने के बाद में जो भी कतरन बचती है, ये मैंने देखा है कि बुटीक के बाहर बोरे, मतलब ह्यूमन साइज़ की हाइट से ज़्यादा के बोरे, वो कतरन भर करके वो कचरे वाले को कहती भैया प्लीज़ ले जाओ इसे, और बिल्कुल वेस्ट जाता है। सो मैंने उनसे कहा कि भाई आप उन्हें मत दो, मुझे दे दो। तो वो फेंकने वाली कतरन को मैंने वापस लिया अपने पास, उसमें से कुछ पीसेस साइज़ के अकॉर्डिंग छांटने के बाद उसको एक प्रोसेस से फैब्रिक में कन्वर्ट किया। वो प्रोसेस भी मैं बच्चियों और औरतों को सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। अगर किसी को बेसिक स्टिचिंग आती है सिलाई मशीन वाली, वो आराम से ये काम कर सकता है। देन जब वो फैब्रिक बन जाता है, उस फैब्रिक से हम अलग अलग तरह के कैरी बैग्स, गिफ्ट पाउचेस, पेंसिल केसेस, यू टेक द नेम, हर चीज़ तैयार हो सकती है उससे। और जो कलर कॉम्बिनेशन कतरनों को आपस में जोड़ के निकलता है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आई मीन जहाँ जहाँ भी मैंने इसे सप्लाई किया, जैसे मेरे पास कुछ बुटीक्स, प्रीमियम बुटीक्स हैं जो महंगी ड्रेसेस अपने कस्टमर्स को एक नॉर्मल कैरी बैग में नहीं देना चाहते हैं, वो उनको भी प्रीमियम गिफ्टिंग का कैरी बैग देना चाहते हैं, तो वो लोग मुझे ऑर्डर्स देते हैं इस तरह के बैग्स, स्पेशल बैग्स बनाने के लिए। एंड बिलीव मी, उनका फीडबैक इतना अच्छा आता है कि जब उन्हें पता चलता है ये इस तरह से बने हैं और अंडर प्रिविलेज्ड विमेन एंड गर्ल्स ने बना के दिए हैं, हर कस्टमर उस कैरी बैग को बहुत संभाल के लेके जाता है। फर्स्ट बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल, सेकेंड बिकॉज वो इतने अच्छे कॉज से बना है। सो दोनों के स्क्रैप का ये मैनेजमेंट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अपील करता है, और वही मेरा मोटिवेशन है कि मैं इसमें आगे काम करती जा रही हूँ। बहुत अच्छी आपने जो है बात कही, और बहुत ही अच्छे वे में आप स्क्रैप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, पहली चीज़ अगर हम लड़कियों के एस्पेक्ट में बात करें तो भाई ज्वेलरी चाहे पेपर की हो या फिर डायमंड की, ज्वेलरी तो हमारे लिए बहुत मैटर करती है ना। तो और जब वो हमें पेपर से बनी हुई मिल रही है तो उसका जो हमें मेंटेनेंस भी होगा ना, अगर वो रखने में लापरवाही में टूट भी जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा हमें जो है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो जो है हमें श्वेता जी से बहुत इजीली मिल जाएगी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप श्वेता जी? मैं ये ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि वो टूटती नहीं है। इट इज़ परमानेंट, इट इज़ वाटर प्रूफ, इट इज़ शाइनी
इट इज़ मैट फिनिश बट इट नेवर ब्रेक्स। जब तक कि कोई खींच के नहीं तोड़ देगा वो टूटेगी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब भाई देखिए वो ब्यूटीफुल है, वो वेस्ट से बनी हुई है और वो लॉन्ग लास्टिंग है, मजबूत है बिल्कुल। तो ध्यान में रखना है कि अब भाई देखिए सिनेरियो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है ना। अब कोई ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो और डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता है। और जब बात लुक की होती है तो हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते बार बार। तो ऐसे में जो है ऐसी ज्वेलरीज हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। ये आज का जो है ना ब्यूटी टिप के फॉर्म में भी आप इसको रख सकते हो। अब मैं जो है मूव ऑन करूँगी शिवा जी की तरफ और जानना चाहूँगी कि शिवा जी आपने बताया कि आपके प्लांटर्स का जो है मार्केट बहुत अच्छा है, तो क्या कुछ ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड में हैं? हाँ जी, एक्चुअली जब मैंने इसको शुरू किया तो मैं बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे नहीं रुकी। आई वाज थिंकिंग कि मुझे मेरे कस्टमर से प्रोडक्ट बनाने का इंस्पिरेशन मिला। लाइक किसी कस्टमर को प्लांटर चाहिए, किसी को किड्स रूम डेकोर चाहिए, किसी को अपने मंदिर में डेकोर करवाना है, उसका बैकड्रॉप कुछ डिफरेंट करना है। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्चर कम्युनिटी को एक डिज़ाइनर कम्युनिटी के साथ साथ जो 1 to 1 अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं वो मुझे आइडियाज़ बोलते थे। लाइक वो मुझे वॉल की फ़ोटो भेजते थे एंड दे सेड, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ तो आई कैन सजेस्ट गुड ऑप्शन फॉर देम। तो ये उनको ट्रस्ट रहता था। तो किसी को नेम प्लेट चाहिए, तो मैंने ऐसे अभी तक अराउंड मोर देन 100 नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनका थॉट प्रोसेस, मतलब मुझे सामने से कस्टमर ने बोला कि मुझे आप नेम प्लेट बना के दे सकते हैं मेरा, मतलब मैं इस भगवान को मानता हूँ, या मुझे बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। और इवन मेरे नेम प्लेट्स को मैंने इंडिया के बाहर भी भेजा है। दो तीन नेम प्लेट्स ऐसे थे जो इंडिया के बाहर गए। तो हर एक प्रोडक्ट के साथ होता था कि एक अलग फील होता था, एक अलग मटेरियल होता था। किसी को इंडोर लगाना है, किसी को आउटडोर लगाना है। एक जब कनाडा गया तो वो सॉलिड वुड पे बन के गया। उस वुड पे हमने थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रखा कि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है तो मटेरियल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कई बार होता था कि मैं तो प्लान कर ही रही हूँ कि मुझे नया प्रोडक्ट क्या बनाना है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे लोगों से इतना प्यार मिला कि मुझे वो सीक्वेंस शायद मेरे कस्टमर ही बताते गए। कि एक टाइम आया कि मैंने नेम प्लेट्स बहुत ज़्यादा बनाई एंड एवरी नेम प्लेट इज़ डिफरेंट। कभी भी वो रिपीट नहीं हुआ डिज़ाइन, बिकॉज हर किसी को अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाने के पीछे थॉट प्रोसेस अलग होता है। किसी को बहुत कलरफुल चाहिए, किसी को बहुत सटल कलर चाहिए, किसी को वुड में चाहिए। तो उसके पीछे मेरा भी एक्सपेरिमेंट होता है और मुझे शायद इसी में अच्छा लगता जा रहा था। इसीलिए मैंने n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बनाए और उससे मुझे लगा कि मैं लोगों की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करूँ और मेरा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो रहा था। क्या बात है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी ये बात कि मतलब आपको आपके कस्टमर्स ने ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आइडिया दिया जिसे आपने इनिशिएट करके उन तक उसको पहुंचाया। बहुत बड़ी बात है ना कि जब हम कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास ही इंस्पिरेशन होती है। भाई कितनी अच्छी बात आपने बताई ना कि जब हम कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं तो हमें इंस्पिरेशन हमारे आसपास से मिल जाती है और आपको मिली आपके अपने ही कस्टमर से। उन्हें जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने आपको बताया और आपने उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना उसे एक प्रोडक्ट का रूप दे करके प्रोडक्ट की शक्ल में उन तक पहुंचाया और बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं ना कि आप दोनों एक साथ, आप आर्किटेक्ट, आप स्क्रैप मैनेजमेंट, है ना, तो आप दोनों कैसे एक साथ जुड़ के काम कर रहे हो, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो जानना चाहूँगी आप दोनों से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम लोग एक दूसरे को, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस आई वुड से कि हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे एक दूसरे को। फील्ड भी एकदम अलग है। एक जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं अपने प्रोडक्ट के स्टॉल्स लगाती थी किसी भी इवेंट में, तो एक ऐसा ही एक इवेंट था तीज के फंक्शन पे। एक लेडीज़ की गेट टुगेदर थी एक बड़े खूबसूरत से रिजॉर्ट में, तो वहाँ मैंने अपना स्टॉल लगाया था और मेरे एडजेसेंट शिवा का स्टॉल था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट स्टॉल मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था। एंड वहाँ हम दोनों अगल बगल में थे। ठीक है, लेडीज़ मेरे पास भी आ रही थी, उसके पास भी जा रही थी। मैं अपने स्टॉल में अकेली थी उस दिन, तो बट मेरी वो तिरछी नज़र शिवा के स्टॉल पे लगी हुई थी कि बड़े खूबसूरत आइटम्स हैं इसके, क्या है ये। तो बीच बीच में जब गैप होता था तो मैं उसका कोई आइटम ऐसे उठा के देखती थी, यार दिस इज सो ब्यूटीफुल। उस समय इसने MDF पे राखियाँ बनाई हुई थी काफ़ी उस टाइम प्रोडक्ट्स लगाए थे। राइट, बहुत पूरा इसका डेस्क भरा हुआ था। इसने मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया था कि मैं इतनी छोटी सी टेबल में बैठी हूँ और ये इतना सारा लगा के बैठी है। अपने स्टूडेंट्स के साथ भी थी। सो ग्रेजुअली जब वो स्टॉल टूवर्ड्स एंड आया, एंड ऑफ द डे,
तो हम लोग जब थोड़ा रिलैक्स हुए तब मैंने इससे बात छेड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा बात ज़्यादा कर लेती हूँ, ये थोड़ा इनिशिएट कम करती है। तो दैट्स हाउ हम लोगों ने एक दूसरे से बात की, नंबर शेयर किया। फिर उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। या हम लोगों के कोइंसिडेंस बड़े खूबसूरत हुए हैं। उसके बाद में एक दिन फिर हुआ, काफ़ी दिनों तक बात नहीं हुई। देन इसने मेरे फ़ोन पे कॉल किया, मैं पिक नहीं कर पाई। उसके मैंने अबाउट 1 वीक बाद इसे कॉल बैक किया, इट वाज जस्ट डिलेइंग कि रुको अभी कॉल करते हैं। और वो किसी और श्वेता को मैं मिला रही थी, बाय चांस वो यहाँ नंबर लग गया और उस टाइम आपका पिक नहीं हुआ फोन। राइट फिर आपने मुझे कॉल बैक किया। हाँ, तो अगेन वो सेकंड कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमने फिर बात की। जब फिर बात की तो इसने फिर अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो कुछ ज्वेलरी एंड हम लोग मिला करके रक्षाबंधन में कुछ अलग करें। उस समय ये चिकनकारी की राखी पे काम कर रही थी और मेरे पास डेफिनेटली मेरे पेपर ज्वेलरी थी, तो हम लोगों ने साथ में सोचा चलो इस रक्षाबंधन एक गिफ्ट हैम्पर बनाया जाए, जिसमें राखी के अलावा भाभी के लिए गिफ्ट है, बहन के लिए गिफ्ट है और कुछ स्वीट्स रहेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बना के गिफ्ट हैम्पर बनाते हैं। तब हम लोगों ने मिल करके एक राखी के टाइम पे टुगेदरनेस स्टार्ट की अपनी, जो अब तक चल रही है। एंड वी आर कंटिन्यूसली इनोवेटिंग आवर प्रोडक्ट मिक्स। तो अभी यहाँ आते आते भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है कि नेक्स्ट सीजन के लिए हमें क्या करना है। और ये बहुत आई थिंक यूजफुल रहा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ या आप कुछ सोच रहे हैं, कभी भी कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि वी हैव टू डिस्कस समथिंग विद समवन, कि शायद हमें कोई आइडिया मिले या उसको हम ट्रैक पे कैसे लाएं। तो ऑफकोर्स श्वेता दी को एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत हेल्पफुल होता है इस पर्टिकुलर मैटर पे कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि ये भी कर ले, तो कैसे उसको रेजिस्ट करें या उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे श्वेता दी सबसे कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लोकल आर्टिशियंस या जो थोड़ा इंटरेस्टेड है आर्ट वर्क में, तो उसका भी अप्रोच मुझे अभी भी जो मेरे लिए साथ काम कर रही है वो मुझे उन्हीं के साथ मिला। क्या बात तो है। ये तो काफी हेल्पफुल रहता है। कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ काम करना, जब हम अकेले चीज़ों को कर रहे होते हैं और एक ग्रुप में कर रहे होते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बेनिफिट क्या होता है साथ में काम करने का कि हमें डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसे हमारी मेहमान आज हमारे साथ में है जिनसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इनकी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब रुक करेंगे शिवा गुप्ता जी की तरफ। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ लेडी, जब हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, या हम वर्किंग होते हैं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आम तौर पे फैमिलीज़ में लोग तैयार भी नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे में आप तो काफ़ी यंग हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत स्ट्रगल आपने किया होगा, लेकिन फिर भी आज के वक्त में चीज़ें आसान हैं। लेकिन आज से हम अगर 15 साल पहले की बात करते हैं, 10 साल पहले की बात करते हैं, तो इतनी ईजीली चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं थी, है ना। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दिए गए हैं और आप कुछ भी पढ़ सकते हो, यानी पंख आपको दे दिए गए हैं। अब आप कितनी भी ऊंची उड़ान भरनी है, कितना ऊपर तक जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे में आपकी क्या स्टोरी थी, फैमिली का कैसा रुख था जब आपने आर्किटेक्चर पढ़ना सोचा? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था, टफ भी था, ऐसा नहीं है मुझे सब कुछ ईजिली मिला, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ और एक बिजनेसमैन फैमिली। बट मेरी फैमिली में ये बहुत अच्छा एक थिंकिंग थी मेरी दादी की वजह से, कि वो चाहते थे कि लड़कियों को हमेशा से कि कुछ बनना है। लड़के क्योंकि बिजनेसमैन है, नहीं भी या कम भी पढ़ेंगे तो दे हैव देयर बैकअप, कि वो पापा का बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, दे ऑलवेज वांट कि हम लड़कियां हमेशा जो करना चाहते हैं उसको वो कभी मना नहीं करते थे। बट बाय द टाइम जब मुझे ये लगा कि मुझे आर्किटेक्चर फील्ड को चूज़ करना है, तो कोई भी अवेयर नहीं था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि आफ्टर 12th, क्योंकि सब लोग, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट सडनली मैंने 10th के बाद बायो स्विच करा,
करा, क्योंकि तब थोड़ा सा पेरेंट्स का था कि नहीं आप मैथ्स ले लो, आपको इंजीनियरिंग में ज़्यादा लाइन मिलेगी। तो शायद वो भी एक अच्छा टर्न था। मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी, मैं स्विच किया मेडिकल से मैथ्स लाइन में। बट मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, दे ऑलवेज़ वांट कि हम लड़कियाँ हमेशा जो करना चाहते हैं उसको वो कभी मना नहीं करते थे। बट बाय द टाइम जब मुझे ये लगा कि मुझे आर्किटेक्चर फील्ड को चूज़ करना है, तो कोई भी अवेयर नहीं था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि आफ्टर 12th, क्योंकि सब लोग, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। बट सडनली मैंने 10th के बाद बायो स्विच करा, क्योंकि तब थोड़ा सा पेरेंट्स का था कि नहीं आप मैथ्स ले लो, आपको इंजीनियरिंग में ज़्यादा लाइन मिलेगी। तो शायद वो भी एक अच्छा टर्न था। मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी, मैं स्विच किया मेडिकल से मैथ्स लाइन में। बट लेटर ऑन जब मैं 12th तक आई तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव बट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो मुझे आर्किटेक्चर के बारे में पता चला। कोई भी मेरे घर में बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, नो वन वॉज एन आर्किटेक्ट, किसी को कुछ नहीं पता था। बस मेरे पापा में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो अभी तक है कि वो हम लोगों की बातों को सपोर्ट करते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था, स्टिल मेरा मन था। वन ऑफ माई कज़न सेड कि नहीं, इसको अगर बीटेक नहीं करना है तो आप बीएससी करा दीजिए। बट मेरे पापा वाज लाइक कि नहीं, आप तुम्हें अगर करना है और तुम करना चाहते हो तो हम लोग चलते हैं, ट्राई करते हैं। तो बहुत दूर नहीं गए, मैं शाहजहाँपुर से हूँ, तो लखनऊ सबसे नियर टू प्लेस था। तो पता चला यार एमिटी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर है, तो वी जस्ट रैंडमली कम टू चेक आउट। तो हमने कई कॉलेजेस देखे, तो एमिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करके। एडमिशन के सारे प्रोसेस के बाद भी ऑलमोस्ट 2 मंथ तक डेली मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि डिसीजन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ। ये मत सोचना कि तुम्हारा डिसीजन है और अब तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम वापस नहीं आ सकते हो। तो मैं उनको रोज़ बोलती थी, पापा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ईयर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज सब कुछ नया, कभी नहीं सोचा था इतना कुछ क्रिएटिव और इतना इनोवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू करते करते आर्किटेक्चर जर्नी स्टार्ट हुई। नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर उस टाइम मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ भी नहीं होती, आर्किटेक्ट भी नहीं होती, और सजावट भी कभी मेरे माइंड में नहीं आता। बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्किटेक्चर जब मैं आर्किटेक्ट बन गई, मेरी शादी का आर्किटेक्ट से हुई, तब मुझे कहीं सजावट का थॉट आया कि हाँ ये लेक कर रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट है अभी हमारे आर्किटेक्चर फील्ड में, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मतलब आपको फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट रहा, बहुत जो है आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपकी जो है थॉट प्रोसेस को, आपके इंटरेस्ट को कंसिडर। बस मैं ये कहूँगी मुझसे ज़्यादा शायद मेरे घर वालों की सोच अच्छी थी कि उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था आर्किटेक्चर क्या है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कोई मैं ऐसा नहीं था कि मुझे ड्रीम था मुझे आर्किटेक्चर करना है, या मुझे बहुत नॉलेज भी नहीं थी। बट उनका सपोर्ट मेरी हाँ में हाँ करना का एक प्लस पॉइंट था, उसका बेनिफिट ऑफ कोर्स मुझे मिला। क्या बात है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी। और शादी के बाद हस्बैंड का भी सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब आज मैं यहाँ भी आई हूँ, मेरा एक बेटा भी है 4 साल का, तो वो मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोकते हैं। बस हाँ, क्योंकि उसको या पापा या मम्मा को ये घर में हो तो वो अपना काम कंप्लीट करके टाइम पर आए और उसके बाद मैं यहाँ आई, तो उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहता है। ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, और हमें चाहिए भी तो सिर्फ सपोर्ट ही ना। बाकी अभी जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमें बहुत ज़्यादा की हमें उम्मीद नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ आपका सपोर्ट। बाकी अपनी मंजिल तक तो हम खुद पहुंच ही लेंगे। मैंने कहा ना कि पंख हमें मिल जाए तो उड़ान कितनी ऊंची भरनी है ये हम तय कर ही लेंगे। अब रुक करूँगी श्वेता जी आपकी तरफ कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एक लैंग्वेज ट्रेनर और स्क्रैप मैनेजमेंट की फील्ड में आज आप अपना प्रोफेशन देखती हैं इसमें। अगर प्रोफेशनली एजुकेशन मेरी क्या रही है वो देखा जाए तो मैंने MBA किया है, एंड MBA करने के बाद मार्केटिंग एंड सेल्स का जॉब मैंने 5 years किया। सो उसी बीच में आई गॉट मैरिड, शादी भी हो गई, एंड फॉर्चुनेटली हस्बैंड भी सेम फील्ड से हैं, MBA इन मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड हम लोग प्रोफेशनली एक दूसरे के काफ़ी कंपैटिबल थे। तो जो आपसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है एक हस्बैंड वाइफ में, वो शुरू से हमारी रही है, एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। जो मन था जब तक मुझे जॉब करनी थी मैंने की, फिर जब फैमिली वे हुआ, जॉब से ब्रेक लेना पड़ा, तो हर समय मुझे एक ओपन चॉइस दी थी कि तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, और मैं करती गई। एंड बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ थी मेरे इन लॉज। मैं उन्हें इन लॉज बोलना भी नहीं चाहती, वो मेरे मम्मी पापा हैं।
एंड मम्मी पापा के अलावा जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो बिल्कुल मेरी सिस्टर्स हैं. सो मुझे वहाँ शादी के बाद भी ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि मम्मी ने कह दिया कि श्वेता अब बच्चा हम संभाल लेंगे, तुम्हें जो मर्जी करना है करो. तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था कि आप काम पे जा रहे हो, मैनी अ टाइम्स काम का लोड लेके घर आ रहे हो तो आप किचन में नहीं जा सकते हो. तो उस टाइम पे मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ सब मिलकर के किचन संभाल लेती थी, मेरे हाथ में थाली लगा के देती थी. इट वाज सो सपोर्टिव. या ये एक इतना इसने मुझे इतना ज़्यादा कनेक्ट कर दिया अपनी फैमिली से कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे घर में आई हूँ. और वो अपने आप वो फीलिंग हो गई कि अगर ये मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी पूरा पे बैक करना है इन एनी फॉर्म. दिस इज़ द सपोर्ट सिस्टम जिसने मुझे सिर्फ एक बंधी हुई सोच से आगे सोचने का मौका दिया कि मैं जो कर रही हूँ उसके अलावा क्या कर सकती हूँ. मैंने करीब 11 साल एजुकेशन इंडस्ट्री को दिए हैं, as a teacher also and as a trainer also, as a coordinator also, and vice principal को ऑफ़र आते आते मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं अब हो गया. नाउ मुझे अब एक लैंग्वेज ट्रेनर बनना है. तो जॉब छोड़ करके मैंने जब ये मेजर डिसीजन लिया, मुझे एक हैंडसम सैलरी मिल रही थी, तब भी घर वालों ने मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया कि अरे क्यों छोड़ रही हो, क्या. बोले जो करना है करो, अपने मन से जो करना है करो. कभी किसी ने रोका नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों. ये एक मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस जो मिला अपनी फैमिली में भी और शादी के बाद में भी, ये एक मेरे लिए एसेट था जिसने मुझे आगे 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 हर समय बढ़ने के लिए मोटिवेट किया. लाइक जब मैंने ये स्क्रैप मैनेजमेंट शुरू किया, मैं ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज ट्रेनर हो चुकी थी. एंड हस्बैंड मेरे टूरिंग जॉब में रहते हैं, तो लाइक फॉर 1 वीक ही इज़ नॉट एट होम. मैंने जब उनसे शेयर किया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, अगेन ही वॉज इन फुल सपोर्ट कि करो, तुम्हें ठीक लगता है तो करो. और यही ठीक लगता है करो करो करते करते करने लगे और यहाँ तक पहुँच गए. तो मतलब आपके साथ भी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा. और अच्छा लगता है ना सुन के भी, और इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हाँ भाई, अभी मैंने कहा ना कि हम अपना मुकाम तो पा ही लेंगे, ज़रूरत है आपके विश्वास और आपके हौसले देने की. अपना निशान तो हम बना ही लेंगे. अब भाई चलते चलते आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारी उन फीमेल लिसनर्स को जो कुछ निकल के कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं उन्हें? श्वेता जी पहले आपसे लेना चाहेंगे. मैं एक ही मैसेज दूंगी कि आपका जो मन करे वो कीजिए, लेकिन एकदम लग के कीजिए. डाइवर्जन नहीं होना चाहिए कि आज ये सोचा तो कल वो सोचा तो परसों वो सोचा, तो फिर वो स्टेबिलिटी. लाइक मेरी मम्मी मेरे से अक्सर ये लोकली कहती हैं, कुआं खोदो तो गहरा खोदो, तभी साफ़ पानी और अच्छा पानी मिलेगा. सो अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो उसकी डिटेल्स में जा कर के बस उस पर एक्सप्लोर करके रिसर्च करके उसको डिटेल्स में करिए. और फिर जब आप अपने आप कॉन्फिडेंस में अब आपको आ जाएगा कि लाइक मैंने इतना जान लिया इस फील्ड के बारे में जहाँ मैं करना चाहती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. टेक अ कॉल एट दैट टाइम एंड गो फॉर इट. शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फिनेंशियली भी आती है, भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, बट यही वो टेस्टिंग टाइम है कि अगर आप निकल गए इसमें, देन फिर आपको रोकने का कोई, ना रोकने का कोई सवाल होता, ना कोई रोक पाता है. सो दिस इज़ माई ओनली मैसेज, फॉलो योर हार्ट एंड एक फील्ड पकड़ के बस उसमें आगे बढ़ते जाइए. बहुत ही अच्छी बात. शिवा जी आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि अगर हमारे मन में कुछ करने का चॉइस आया है तो वी मस्ट हैव टू ट्राई. होगा नहीं होगा ये हमें हमेशा कल पे छोड़ देना चाहिए. और हर इंसान के पास, जो बहुत सक्सेसफुल हैं वो और अनसक्सेसफुल हैं, या जो बहुत कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबके पास 24 आवर्स होते हैं. तो वी शुड मैनेज अवर टाइम कि हमें बच्चा देखना है, फैमिली देखनी है, पेरेंट्स को मनाना है, या हमें कैसे टाइम बचा के, क्योंकि हमें जो अदर वेज में भी कुछ काम करने होते हैं, हम हर चीज़ हमेशा सबको बता के नहीं करते, बट अब एनी हाउ उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं. तो वो टाइम अगर निकाल रहे हैं और हम अपने डेडिकेटेड काम के लिए करें तो आई थिंक वी कैन रीच एनीथिंग. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स होते हैं, और आई थिंक अब के टाइम पे फैमिली सपोर्ट अब इन्हांस हो रहा है. इन लॉज के टर्म पे भी, मतलब शादी के बाद ये वो टाइम चला गया है कि सास ने बोला आपको सिर्फ किचन में काम करना है. समहाउ कहीं जगह दिक्कत है, बट कहीं के अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा.
एग्जैक्टली आपने जो कहा ना कि जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब इन लॉज भी इन लॉज नहीं पेरेंट्स बन गए हैं, और इन लॉज और ख़ास तौर से मदर इन लॉ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ किचन में ही अपनी बहू को नहीं देखना चाहती, अब वो भी चाहती हैं कि मेरी बहू भी समाज में और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि अब वक्त है बदलाव का, समय है परिवर्तन का, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना। और इसी परिवर्तन की श्रृंखला में ही हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाते हैं, आप तक ले करके आते हैं। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।